तो चलिए अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। और जैसा कि आज का ये टॉपिक है, पहले भी मैंने आप लोग को बता रखा है कि ये हमारा संडे सीरीज है। व्हाट्सएप वगैरह में आपको इसके इनवाइट मिलते हैं। सो वी कॉल इट संडे, एमएफ संडे। सो एवरी संडे वी ट्राई टू गिव यू सम एजुकेटिव कोर्सेज। एक्चुअली ये क्रैश कोर्स की तरह होता है, जिसमें हम इस 1 घंटे में आपको कुछ म्यूचुअल फंड से संबंधित और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग हुआ, स्टॉक इन्वेस्टिंग हुआ, इस पे छोटी छोटी क्रैश कोर्सेज कराते रहते हैं। ऑल्दो यू आर इन्वेस्टर, आप हमारे कहने पे जहां हम कहते हैं वहां आप लगाते हैं, जैसा हम कहते हैं वैसा आप कर लेते हो, बट नॉलेज आपकी होनी बहुत जरूरी है, सो दैट आपका कंपैरेटिव डिग्री ठीक रहे, कभी भी आपको कॉन्फिडेंस रहे कि वट एवर यू आर डूइंग राइट एंड इट्स गोइंग ऑल द वे। तो आपको इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस दिलाना हमारा काम है, सो दैट ये पूरी जर्नी में आप डिस्टर्ब फील ना करें। सो आज का टॉपिक है, एज आई से, हाउ टू सेलेक्ट अ म्यूचुअल फंड। तो ऑल्दो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मेरा इससे क्या लेना देना यार, तुम लोग जो सेलेक्ट करते हो वो कर लो और जैसा करते हो वैसा कर लो। बट वी सजेस्ट इट बिकॉज कि ये ट्रेनिंग होनी चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि बैकएंड में एक डिस्ट्रीब्यूटर आपको कोई प्रोडक्ट देता है तो उसके पीछे उसकी मंशा क्या होती है, उसका तरीका क्या होता है, तो उससे अलाइनमेंट अच्छी हो जाएगी। सो दिस इज द टॉपिक टुडे, हाउ टू सेलेक्ट अ म्यूचुअल फंड स्कीम। वी आर इन्फिनिटी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड, हम एमफी रजिस्टर्ड एमएफ डिस्ट्रीब्यूटर हैं। व्हेन वी से एमफी, इट्स एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। सो वी आर म्यूचुअल फंड एसोसिएशन के तहत रजिस्टर्ड है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आरआईए होते हैं, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं, वो लोग आपसे फी चार्ज करके काम करते हैं। हम जैसे लोग जो एमफी रजिस्टर्ड हैं, वो कमीशन अर्न करके अपना जिंदगी चलाते हैं। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस। वी डोंट चार्ज फीस फ्रॉम यू फॉर एनी ऑफ आवर सर्विसेज, वी ओनली अर्न कमीशन फ्रॉम द प्रोडक्ट विच वी सेल। और वो कमीशन से भी रेगुलेट करती है कि कितना होना चाहिए मैक्सिमम, और उसी लेवल पे हम फंड मैनेजर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिटर्स, ये सब लोग आपके फंड मैनेजमेंट फीस में से अपना अपना शेयर लेते हैं। सो दैट इज द वे। एंड विद दिस इन्फिनिटी का जो ये टीम है, उसके बारे में एक जानना जरूरी है। सो ऑल्दो आप लोग सब अवेयर इन्वेस्टर्स हो, ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बट स्टिल अगर आप में से किसी को थोड़ा भी कोई डिटेलिंग नहीं पता तो एक बात समझ लीजिएगा। ये मोहित गुप्ता हैं जो हमारे को फाउंडर एंड सीईओ हैं। मैं अभिनेश कुमार हूं जो आज सेशन ले रहा हूं। आई एम मेंटोर एंड ट्रेनर फॉर द कंपनी। प्राइमरी मार्केट में मेरे यहाँ अमित सक्सेना, तरुण कुमार, जिनसे आप लोग डील करते होंगे, दोनों वाइस प्रेसिडेंट सेल्स हैं। पूजा शुक्ला, ज्ञानेश शर्मा, श्वेता, नीतिका, आकांक्षा, राम, प्रेम, गौतम, अनुराधा, शिखर, निशा, ये सब लोग आपसे रेगुलर अलग अलग रोल्स में काम करते हैं। किसी का रोल है आपको सर्विस देना, किसी का रोल है आपके पोर्टफोलियो का अपडेट देना। सो दीज आर द टीम मेंबर्स। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन एंड द सेशन, एज आई सेड, आज हमें देखना है ये एमएफ संडे सीरीज में कि हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम। थोड़ा लेमैन भाषा में होगा, बहुत टेक्निकल नहीं है, बट स्टिल देयर आर फ्यू वर्ड्स जो आप लोगों को सीखना हो सकता है, पहली बार सुन रहे हो, बट आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट। सो प्रीवियस सीरीज, इफ यू हैड सीन हमारे प्रीवियस सीरीज में पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी एट दिस स्टेज ऑफ इक्विटी मार्केट क्या था, ये हमने पिछली बार बताया था, और आप लोगों को गाइड करने की कोशिश की थी कि आप लोगों को म्यूचुअल फंड में क्या करना चाहिए, मार्केट किस जगह है। और कुछ हम सेशंस भी करते रहे हैं बीच में, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे मिला के, एंड एवरीवेयर वी आर सेइंग वी आर बुलिश। वी बिलीव दैट इक्विटी मार्केट में कोई ऐसा डाउनफॉल सामने नहीं दिखता है इमीडिएटली। नेगेटिव्स जितने भी हैं उसे इंडिया बहुत अच्छे से सिक्सर लगा रहा है, बहुत अच्छे से उसको अपनी रेजिलियंस दिखा रहा है। बट जरूरी है थोड़ा सा पोर्टफोलियो में अपना बदलाव करना। आप मिड कैप से थोड़ा सा हटके लार्ज कैप में आ जाएं तो लार्ज कैप में ज्यादा अर्निंग पोटेंशियल दिखती है यहां से फ्यूचर में। सो दैट इज वन मैसेज वी आर स्ट्रांगली सेइंग टू एवरीबॉडी कि मिड कैप से अपना पोजीशन शिफ्ट करके लार्ज कैप में ले आइए या फ्लेक्सी कैप में ले आइए। सो दैट वाज द लास्ट प्रीवियस सेशन। स्मॉल कैप को हमने छेड़ा नहीं था, हमने कहा था उसमें आप बने रहिए क्योंकि वो मार्केट बड़ी है, वहां कंजम्पशन अभी भी हो रहा है, बट मिड कैप थोड़ा ओवर क्राउडेड और ओवर वैल्यूड था। सो दैट वाज द प्रीवियस सेशन। और वहां हमने आप लोगों को स्पेसिफिक बताया था कि अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ क्या करना चाहिए। एसआईपी को नहीं छेड़े, चलते रहने दें, भले अपने प्रॉफिट को प्रिजर्व करना हो तो आप शिफ्ट करें
to large cap or balance advantage category, which we explained earlier. So आज का जो सेशन है, today's session is completely based on understanding your risk in investments and how to choose best mutual fund scheme for you. So ये दो हमारा स्पेसिफिक टॉपिक होने वाला है. अगले 40-45 मिनट हम इस पे बातें करेंगे. थोड़ा कैजुअल रहेगा, बट अगर आप इत्मीनान से रिलैक्स होके सुने और इस सेशन को ध्यान दें तो इट विल बी इंजॉयफुल. आई एम श्योर इट विल बी हेल्पफुल ऑल्सो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक सीरियस सब्जेक्ट है. उस पर अगर चर्चा अच्छी नॉलेजेबल होती है तो सबके काम आता है. So with that expectation, I am now running on the session. तो इन दो टॉपिक को लेके हम स्टार्ट करते हैं. तो पहले मैं अंडरस्टैंडिंग रिस्क इन इन्वेस्टमेंट. एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपको ये पता है कि मैं जिस निवेश में कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट्स, वो कितना रिस्की है, क्या क्या उसमें बुरी घटनाएं हो सकती हैं, तो फिर आप अकॉर्डिंगली कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेंगे और अपना पोजीशन अकॉर्डिंगली इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे. एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग हमेशा कहते हैं कि अगर आपको बताया जाए कि आपका लगा हुआ 10 रुपया आज 20 रुपया बन गया एक फंड में, ये फंड बी है, और दूसरे फंड में आपको पता लगता है कि आपका 10 रुपया 12 रुपया बन गया, ये फंड ए है, तो आप हमेशा यही कहेंगे कि मुझे प्लीज इस वाले में रखो, ये बहुत अच्छा फंड है, क्यों आप लोगों ने मुझे इधर कर दिया. तो आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर से शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि आपकी चॉइस यहां रहेगी. लेकिन जब आपको ये पता चलता है कि यहां से यहां पहुंचने का जो सफर था ये कुछ ऐसा था और तब यहां पहुंचे थे, और यहां से यहां पहुंचने का सफर बहुत सरलता से पहुंचे थे. तो जब आपकी रोड डिफाइन हो जाती है और आपको ये पिक्चर मिलता है कि आप कई बार तो 50% भी डाउन हो चुके थे अपने पोर्टफोलियो में, वो आपकी अच्छाई थी या आपकी किस्मत थी कि आपको पैसे की यहां जरूरत नहीं पड़ी और इस कारण आपने ये मंजिल पा लिया, तो ये लक है आपका. या फिर आपकी स्ट्रैटेजी थी कि मैं इतना नीचे होने के बाद भी अपना इमोशंस बरकरार रखा और मैंने तब तक वेट किया जब तक ये वापस अपने इस पे ना आ जाए. तो आइदर आपका फियर फैक्टर स्ट्रांग हो, आप डरते नहीं हो और मजबूत आदमी है और वोलेटिलिटी झेलने को तैयार है. दूसरा, आपके पास वक्त है, आप रुक सकते हैं, समय दे सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को, इन ऑन द डाउन साइड इग्नोर कर सकते हैं उन नॉइजेस को. तो ये बेस्ट फंड है आपका, बेस्ट फंड है, रिवार्ड आएगा ही आएगा. बट अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी जरूरतें हैं जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, अगला पड़ाव है आपका खुद का कोई अच्छा फंक्शन या कोई एक्सपेंसेस जो आपने प्लान कर रखे हैं, तो आप इस तरह के अनसर्टेन रूट से नहीं चलेंगे. यहाँ पे आपको सर्टेनिटी वाले प्रोडक्ट चाहिए जो मोर देन सर्टेनिटी भी हो, थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी हो, मत आपको एटलीस्ट स्मूथ रैली दे. तो ये जो चॉइसेस है ना दोस्तों, इसे ही कहते हैं रिस्क अंडरस्टैंडिंग. तो आइए इसी पे थोड़ा सा और लॉजिकल बातें करते हैं, अपना पर्सपेक्टिव आपको बताते हैं कि हम लोग एज ए एडवाइजर, एज ए कंसल्टेंट, एज एन एक्सपर्ट कैसे इन चीजों पे अपनी पकड़ बनाते हैं या कस्टमर्स को कैसे समझाते हैं. मैंने पहले भी कहा था, क्वेश्चंस अगर किसी के भी हो और कुछ भी लिखना हो तो चैट में मत लिखिएगा, क्वेश्चन मार्क बन के एक छोटा सा वहां पे आइकन बना हुआ है आपके जो ऐप या जिससे भी आप जुड़े हो, वहां पे देखिए क्वेश्चन बना होगा, लिखा होगा क्वेश्चंस. आप प्लीज उसमें ही अपने क्वेश्चन पोस्ट करिएगा ताकि हम उसे सही से आंसर कर पाएंगे बाद में एंड एट द एंड. सो दोस्तों, रिस्क रिवार्ड एक दूसरे के दोस्त हैं और आपको पता होना चाहिए कि बिना रिस्क के रिवार्ड नहीं है और बिना मतलब कोई रिवार्ड बिना रिस्क के आता ही नहीं है. तो इसलिए ये दोनों दोस्त हैं, हैंड इन हैंड चलते हैं. हायर द रिस्क, हायर द रिवार्ड. तो इसीलिए ये जो देश की व्यथा है और उसके बारे में लोग कहते हैं कि हाई रिवार्ड अगर आ रहा है तुम्हें, कहीं से भी ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, मार्केट से ज्यादा मिल रहा है, तो इसका मतलब रिस्क हाई है दोस्तों. उस रिस्क को पहचान लो, खोज लो. तो अगर कोई शेयर आपको आज 80% रिटर्न दे रहा है, आपने अभी लगाया 100 का और 500 हो गया, तो इसका मतलब वो रिवार्ड के पीछे कोई रिस्क गहरा छुपा हुआ है. आप लकी हैं कि वो रिस्क आपके फेवर में नहीं आया है. आप लकी हो सकते हैं कि कभी आपके फेवर में ना आए,
लेकिन उसके लिए आपको समझदारी और उस रिस्क की समझ पूरी तरह होनी चाहिए ताकि आप आने से पहले उस खतरे को भांप लें। दूसरी ओर अगर आपको 7% रिटर्न मिल रहा है, 8% रिटर्न मिल रहा है किसी चीज में, तो समझ लें वो खराब नहीं है, वो रिस्क में लो है। यानी बैंक एफडी अगर आपको 7% दे रहा तो बैंक एफडी खराब नहीं है, बैंक एफडी में रिस्क नहीं है। अगर उसे रिस्क लेना होता और रिस्की बनाना होता तो वो 15% की आपको एफडी फ्लोट कर देता कि लाओ भैया दो, मैं जरा इस पैसे से जाके जुआ खेलूंगा, मैं दूसरे तरह से इसको यूज करूंगा और हो सकता है कि मैं कमा के तुम्हें दे दूं, ऐसा बोलता। मगर उसने अपने प्रोग्राम में जिस तरह से उसको प्लान किया उसके हिसाब से वो 7% दे सकता है, तो लो रिस्क है। तो ये बात आपको समझने के लिए स्टार्टिंग यहां से शुरू करते हैं कि अगर रिटर्न ज्यादा आ रहा है, किससे ज्यादा? गारंटीड बेंचमार्क से ज्यादा। तो देश में गारंटी बेंचमार्क क्या है? बैंक की फिक्स डिपॉजिट का जो रेट होता है, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सवाइजेड, वो एक लो रिस्क बेंचमार्क है। या पोस्ट ऑफिस जो रिटर्न दे रही है वो लो रिस्क बेंचमार्क है। सब कुछ उसके बाद शुरू होता है और सारी कहानी वहां से शुरू होती है। यानी आप लोग हमारे जैसे लोगों के पास जब आते हैं, इन्फिनिटी, फिनसर्व या हम जैसे और भी डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट आपसे मिलते हैं, तो वहां आपको एक ही लक्ष्य होता है कि मैं बैंक से ज्यादा कमा लूं। अगर बैंक के बराबर ही मुझे रिटर्न देना है तो मैं अननेसेसरली आपको रिस्क में डालूंगा ही क्यों? तो यानी आप जब म्यूचुअल फंड में कदम रखते हैं या शेयर बाजार में कदम रखते हैं, तो जैसे ही प्राइवेट बॉन्ड में कदम रखते हैं, आप छोटा सा रिस्क लेना शुरू कर देते हैं, तभी आपका रिवार्ड बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि आप कैसा कैसा रिस्क लेते हैं और उस रिस्क के बारे में आप अवेयर होते हैं या नहीं। तो अगर सभी को रिस्क समझ आ जाता तो कोई लॉस करता ही नहीं। ये भी एक लाइन है, ये एक लॉजिक है जो एक्सपर्ट कहते हैं कि रिस्क किसी को समझ नहीं आता। अगर हमें सबको पता लग जाए कि अरे इसमें खतरा है, तो हम लोग खतरा लेंगे नहीं। तो लोगों को पता होता नहीं है, इसलिए वो खतरे में आ जाते हैं और घाटा कर बैठते हैं। कुछ लोग जानते हैं कि इसमें खतरा है फिर भी घुसते हैं क्योंकि उनको रिवार्ड का तुक्का लगाना होता है। तो ये जो रिस्क की समझ है ना दोस्तों, ये कुछ सर्वे में आरबीआई ने निकाला है अभी 28 अगस्त 2023 का ये डेटा है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है कि अगर इन्वेस्टर स्टैटिस्टिक्स पे जाएं तो हमारे देश में लॉस मेकर कितने हैं। इंडिविजुअल में अगर आप बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 19 में करीब 85% लोग घाटा करते थे। किस मार्केट में? नॉन फिक्स डिपॉजिट मार्केट में, जहां गारंटी मिलती है उसको छोड़ दें। तो जो ये स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स और जो भी ये दुनिया है जहां गारंटी रिटर्न नहीं है, वहां पे जब आदमी जाता है तो 85% लोग घाटा कर बैठते हैं और 89% अभी सौदा हुआ है। मतलब लेटेस्ट डेटा आया है 2022 का, जो 23 में रिलीज हुई है अभी। तो ये सर्वे आपको बताती है कि इसमें जो घाटा है, जो एक्टिव लोग हैं, जो ट्रेडर कहते हैं उसको, एक्टिव ट्रेडर मतलब जो लगातार देखते हैं, रोज अपनी पोर्टफोलियो को निकाल निकाल के चमकाते हैं, वैसे लोगों में 90% लोग घाटा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो रोज देखते हैं तो किसी दिन उनको बहुत ऊंचा दिखता है तो सोचते हैं कि आज बहुत अच्छा है, प्रॉफिट बुक कर लो, और प्रॉफिट बुक करके बाहर बैठे रहते हैं। जब मार्केट गिरती नहीं है और फिर ऊपर चली जाती है, तब जाके फिर से इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये जो बीच का गैप हुआ, ये गैप महंगा हो गया इनके लिए, क्योंकि ये निकल गए थे समय से पहले और बाद में खरीदा जब उनको दिखा कि अरे मेरी डिसीजन गलत हो गई है, तो महंगा खरीदा। महंगा खरीदा, फिर मार्केट थोड़ा सा भी गिरा, घबरा जाते हैं। घबरा जाते हैं तो यहाँ फिर बेच देते हैं। यहाँ बेचते हैं तो फिर पता लगा अरे मार्केट ऊपर चली गई, तब फिर जाके महंगा खरीदते हैं। तो ये जो इनका लॉस पीरियड्स होता है, फियर के चलते, ग्रीड के चलते, तो ये फियर और ग्रीड का घाटा करने वाले लोगों को हम एक्टिव ट्रेडर्स कहते हैं। और ये एक्टिव ट्रेडर्स चाहे म्यूचुअल फंड में हो चाहे स्टॉक मार्केट में हो, ये सब वो लोग हैं जो अपनी फियर और ग्रीड पे कंट्रोल नहीं कर पाते, अपनी इमोशंस को संभाल नहीं पाते। वरना तो क्या होता, अगर आप यहां लगाते और सीधा यहां पे बेचते तो प्रॉफिट होता। उस समय आप ना इधर देखते, ना इधर देखते, ना नीचे देखते, आप अपने लक्ष्य को देखते कि मुझे कब तक रुकना है। तो वो कौन लोग होते हैं? वो लोग बेसिकली कंप्लीटली
हैंड होल्डेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। लेकिन हमारे देश में ज्यादातर लोग एक्टिव होते हैं, और नॉन एक्टिव जिसे हम कहते हैं वो भी एक्चुअली में लॉस कर देते हैं। वो कहने को नॉन एक्टिव होते हैं, भले वो 6 महीना रोज रोज ना देखें, बट 6 महीना 1 साल में देखते हैं। तो कुल मिला के आपसे सवाल यहाँ पे ये है कि कितना अवधि सूटेबल अवधि होता है। तो दोस्तों, अगर आपको बैंक एफडी छोड़ के किसी भी दुनिया में दूसरी प्रोडक्ट में आनी है जिसमें थोड़ी भी वोलेटिलिटी है और उससे पैसा कमाना है, तो मिनिमम मिनिमम 3 इयर्स और आइडियली 5 इयर्स। एक डेटा कहता है कि अगर आप 5 साल में किसी भी इक्विटी प्रोडक्ट में छोड़ दें जो निफ्टी के रिलेटेड हो, सेंसेक्स से रिलेटेड हो, तो 5 साल में 0 इंस्टेंसेस हैं लॉस के। यानी अगर किसी व्यक्ति ने किसी भी पॉइंट पे इन्वेस्ट किया और 5 साल बाद रिडीम किया तो उसे घाटा नहीं हो रहा है। ऐसा पिछला ऐतिहासिक सैंपल्स हैं हम लोगों के पास, तो इसलिए ये तो प्रूवन है। 3 साल के पीरियड में करीब 5% प्रोबेबिलिटी है कि आपके पूंजी में थोड़ी सी गिरावट दिख सकती है, एकदम बुरा दिन हो तो पिछले 100 इंस्टेंसेस निकालेंगे आज से 30 साल में से, तो 5% की प्रोबेबिलिटी आएगी 3 इयर्स वालों में, बट 5 इयर्स में 0। तो इसलिए कुल मिला के नतीजा इस चार्ट से ये निकलता है कि अगर आपको वॉलेटिलिटी से डर नहीं लगता है तो उसे आराम से पैसा कमाया जा सकता है। ये है नतीजा। नाउ व्हेन डू यू लूज? घाटा क्यों करते हैं? अगर आप एफडी यानी कि फिक्स्ड इनकम में जाते हैं तो घाटा तब हो जाता है जब आप कंपनी के बारे में नहीं जानते। जैसे आप बैंक को एफडी देते हो, सरकार को देते हैं, पोस्ट ऑफिस में देते हैं, कोई बात नहीं। बट जब आप प्राइवेट कंपनी को एफडी देते हैं तो प्राइवेट कंपनी के बारे में आपको अगर पूरा पता नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि वो 8.5 दे रहा है, 9 दे रहा है या 8 दे रहा है, आप उसको जाके पैसा दे देते हैं अगर, क्योंकि वो गारंटी दे रहा है, तो वहां पे आपका रिस्क होता है उस कंपनी के ऊपर। वो कंपनी चली तो चली, नहीं चली तो गई। दूसरा घाटा कब होता है? जब आप पीक इंटरेस्ट पे एफडी करते हैं, जैसे कि आज का दौर है। अभी आपको इंटरेस्ट रेट हमारे देश में सबसे ज्यादा है। जो लोग भी फाइनेंस थोड़ा बहुत भी समझते होंगे उनको आइडिया होगा कि दुनिया भर में जब विपदा आती है, दुनिया भर में जब परेशानियां होती हैं, तो देश क्या करता है? देश, कोई भी देश को जब महंगाई बढ़ जाती है और उसे दिक्कत होती है कि अरे इतना पैसा मैंने छोड़ दिया मार्केट में और वो पैसा महंगाई को बढ़ा रहा है, रुपए की कीमत गिरा रहा है, तो वो देश ब्याज दरें बढ़ा देता है। ब्याज दरें क्यों बढ़ाता है? उसे रुपया खींचना रहता है, सिस्टम से उसको रुपया कम करना रहता है। होता क्या है, ऐसे समय में बैंक एफडी का रेट एकदम से बढ़ जाता है और सारा इकोनॉमी जाके इसमें एफडी करने लगता है। ज्यादातर लोग एफडी करने लगते हैं उस हाई रेट पे। ये सबसे बड़ा रिस्क होता है दोस्तों। आपको समझ लेना चाहिए कि जब पीक का इंटरेस्ट रेट होगा तो मार्केट उस समय, जिस भी स्टॉक मार्केट यानी कि बिजनेसेस उस समय जिस भी भाव पे होंगे वो लोएस्ट होंगे, क्योंकि जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू होगा, ये वापस आना शुरू होगा और इंटरेस्ट रेट डाउन ट्रेंड में आ जाएगी, इसका मतलब इकोनॉमी सुधर गई है, इसका मतलब महंगाई खत्म होने को आ रही है या कम होने को आ रही है। ऐसे में जब इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो इंडस्ट्रीज यानी कि बिजनेसेस का ऑफटेक बढ़ेगा और उनका ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, बढ़ने लगेगा, आमदनी बढ़ने लगेगी और लोगों में बिजनेसेस चलाने की कैपेबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो इस समय मार्केट अच्छा करने लगेगा। तो अगर पीक इंटरेस्ट रेट पे निफ्टी 20,000 है आज आप लोगों के सामने, तो अगर इंटरेस्ट रेट यहां से 3% भी नीचे हो गई, 2% भी नीचे हो गई अगले 3 साल में, 4 साल में, तो मार्केट डबल हो जाएगी, ये 40,000 की निफ्टी हो जाएगी दोस्तों। आप आराम से मान के चले, मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, बट आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये जो पीक टाइम होता है इस समय एफडी करने का नहीं होता। जब ब्याज दर पीक पे होती है तो मार्केट में एक्सपोजर लेने का होता है, क्योंकि इस समय मार्केट एकदम अपने लोएस्ट पॉसिबल बॉटम पे। बट आप कहेंगे अरे मार्केट तो अभी बहुत बढ़ा हुआ है, अभी तो बहुत हाई है, ऐसा है वैसा है। बट दोस्तों, ये हाई नहीं है, मार्केट रियलिस्टिक है। आप निफ्टी का वैल्यूएशन देखिए, स्मॉल कैप मिड कैप हाई है,
वो हाई है, वो इफोरिया के कारण, लिक्विडिटी के कारण हाई है। निफ्टी की वैल्यूएशन इज वेरी वेरी नॉर्मल, एक आम प्रोडक्ट्स के जैसा है, बल्कि सस्ता है। अगर आप आज बड़े बड़े कंपनियों के शेयर देखें, इंफोसिस पिछले 3 साल से जीरो रिटर्न आया है, टीसीएस जीरो रिटर्न आया है। अगर आप इन बड़े कंपनियों में देखें तो ऐसा कोई रैली नहीं आई अभी उसमें। उनमें रैली तब आएगी जब यहां ब्याज दरें घटनी शुरू होंगी, जब इंडस्ट्री में ऑफटेक बढ़ेगा, ग्लोबल शांति होगी और पूरे देश विदेश में ब्याज दरें यानी महंगाई नीचे की ओर आनी शुरू होंगी। तो दोस्तों, ये होता है डेट की रिस्क। जो इक्विटी की रिस्क होती है वो कब आती है? जब आप इक्विटी मार्केट, इक्विटी आप लोगों को पता है क्या होता है? जो हमने कहा, इक्विटी का मतलब बिजनेस में हिस्सा लेने को इक्विटी कहते हैं। जब आप किसी के बिजनेस में हिस्सा लेते हैं, उसकी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, डायरेक्टली या म्यूचुअल फंड के थ्रू, जैसे भी आप खरीदते हैं, तो जब आप वो शेयर आपके पास आता है तो आप उस कंपनी के मालिक हो जाते हैं और उस कंपनी के फायदे और घाटे दोनों के आप भागीदार हो जाते हैं। वो भागीदारी आपकी बाजार में कोई और रेट लगा के खरीदता बेचता है। आप तो भागीदार बने बैठे हुए हो, लेकिन मार्केट में लोग उसको खरीदते बेचते हैं और उसी भाव को आप लोग एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस की तरह टीवी में देखते हैं। यानी एक आदमी किसी चीज को 100 रुपए पे बेचता है, दूसरा आदमी 100 रुपए पे उसे खरीदता है। तो जो ये ट्रेड टीवी में होती है या कंप्यूटर पे होती है, उसे एलटीपी कहते हैं, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, और यही छप के आप लोगों को स्क्रीन पे दिखती है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपने किसी कंपनी का शेयर ले रखा है, तो आपको इस एलटीपी से कोई खास मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि एलटीपी तो सिर्फ दो व्यक्ति के बीच का विचारधारा है। आपको मतलब होना चाहिए उस कंपनी के अर्निंग से, बिजनेस से, उसका काम क्या है, बिजनेस ठीक चल रही है, एलटीपी नीचे जाए ऊपर जाए, आपको क्या करना, आप बने रहिए पार्टनर। लेकिन क्या होता है इक्विटी में, जब आप बिजनेस की जगह उसके भाव को खरीदते हैं तो लॉस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने कहा कि ये एक्स शेयर खरीद लीजिए, 100 रुपए का है, आपने खरीद लिया जाके, क्योंकि वो 200 होने की आपको खबर आई। आप बिजनेस नहीं जानते, आपको नहीं पता कि वो कंपनी क्या करती है, क्यों 200 रुपए उसका भाव हो जाएगा, भाई ऐसा क्या बनाती है। तो आप अगर ये सवाल का जवाब निकाल लेंगे तो आपको 200 रुपए के होने तक इंतजार करने का भरोसा हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता होगा कि कंपनी क्या करती है, क्यों उसके 200 के भाव होंगे, क्यों ये कंपनी डिमांड में आएगी, तो क्या होगा कि अगर ये 80 रुपए का दिखने लगा मार्केट में किसी दिन, तो आप घबरा जाएंगे, आप तुरंत उठा के ये शेयर बेच देंगे और घाटा कर लेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कंपनी कर क्या रही है। आप तो बस एलटीपी पे दांव लगा रहे हो, लास्ट ट्रेडेड प्राइस पे, और लास्ट ट्रेडेड प्राइस बढ़ भी सकती है, गिर भी सकती है, क्योंकि उसमें तो दूसरे लोगों की विचारधाराएं चल रही हैं, आपकी तो चल नहीं रही। तो बिजनेस खरीदने के बजाय जब भाव खरीदते हैं आप, तो फंस जाते हैं। और जैसा कि आपको पिछले चार्ट में दिखाया, 90% लोग भाव खरीदते हैं, बिजनेस तो कोई खरीदता ही नहीं। कौन जानता है अपने बिजनेस के अलावा दूसरों के बारे में? ऐसा अगर होता तो आज देश में हर इन्वेस्टर एक बिजनेसमैन ही होता। लोग बस इतना जानते हैं इन्फोसिस इन्फोसिस है, उनको ये सब कुछ नहीं पता होता कि इन्फोसिस को ऑर्डर कहां से आती है, उनके लड़के दिन भर काम क्या करते हैं, उनके ऑफिस में कोडिंग का लैंग्वेज क्या है, उनका आज लेटेस्ट प्रोडक्ट किस पे वो काम कर रहे हैं, उनको एनुअल बिलिंग का कहां कहां से गारंटीड इनकम आती है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपको जब ये नहीं पता, आप तो सिर्फ 1500 रुपए और 1300 रुपए का भाव देख के कहेंगे इन्फोसिस अच्छा है, इन्फोसिस बुरा है, वहां आप फंस जाएंगे। नाउ दूसरा, जब आप किसी बिजनेस को उसकी औकात से ज्यादा भाव दे देते हैं, औकात से ज्यादा भाव को पीई कहते हैं दोस्तों। यानी अगर किसी चीज की, किसी कंपनी की अर्निंग पर शेयर, आप लोगों को पता है अर्निंग पर शेयर क्या होता है? नेट प्रॉफिट जो होती है ना कंपनी की सालाना, उसको टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो एक शेयर का मुनाफा को ईपीएस कहते हैं। यानी पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, यानी टोटल प्रॉफिट को टोटल शेयर से जब डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है अर्निंग पर शेयर। तो मान लो 20 रुपया किसी कंपनी का अर्निंग पर शेयर है, 20 रुपया, और मार्केट में ये कंपनी अगर 10 टाइम्स यानी 10 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रही है तो 200 रुपए का भाव आएगा। ये जो 10 टाइम्स है, अगर इसका भाव 200 है तो पी कितनी हुई? 10 टाइम्स। तो ये जो 10 टाइम्स है, इसे पी कहते हैं दोस्तों। इस कांस्टेंट होती है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, तो पी इज अ कांस्टेंट। पी किसी भी कंपनी का ये बताता है कि वो अपने अर्निंग का कितना गुना
भाव पे ट्रेड हो रहा है। तो अगर आपको किसी भी कंपनी की पी देखनी होती है तो हम लोग इस तरह से उसकी पी देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको आज देखना है, जैसा मैंने कहा, इंफोसिस देखनी है और उस शेयर प्राइस पे देखनी है इसकी पी क्या है, तो देखिए इसकी पी रेशियो कितनी दिखा रही है, 24 रुपए, 24 रुपीज की पी पे है ना। आप कहेंगे 24 ज्यादा है या 24 कम है, तो ये जानने के लिए हम ऐसा करते हैं, हम पी देख लेते हैं किसी और कंपनी की, आप कोई और कह लीजिए, जैसे मारुति की पी देख लेते हैं, तो उससे अंदाज लग जाएगा कि मारुति की पी जो आ रही है वो और इंफोसिस की पी में क्या अंतर है। तो मारुति स्टॉक प्राइस, सॉरी शेयर प्राइस में डाल रहा हूं, तो मारुति का शेयर प्राइस देखिए 28 है, मारुति भी 28 पे है और इंफोसिस 24 गुने पे बिक रहा है अपने ईपीएस के। तो इंफोसिस सस्ता है अभी मारुति के मुकाबले। और कुछ देख लेते हैं कि चलिए भैया, और जो बहुत तेज शेयर चल रहे हैं, जैसे कि एचएएल का देख लेते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, एचएएल की पी 27 है, 27 टाइम्स। तो इस तरह हम सभी के देख सकते हैं पी। आप पूरे निफ्टी का देख लीजिए कि चलो निफ्टी प्राइस देख लें भाई, निफ्टी का क्या पी है, तो पूरे निफ्टी की पी यहां पे दी नहीं है अभी। निफ्टी की पी है आज के दिन में 23, 24। तो इसका मतलब जो भी उससे ज्यादा ट्रेड कर रहा है थोड़ा महंगा है, जो उससे नीचे ट्रेड कर रही है सस्ती है। चलिए, एनीवे, तो हम गलतियां कहां करते हैं, हम उस बात पे आ रहे थे और आगे बढ़ते हैं और आपको लेके चलते हैं दूसरे सेक्शन में कि ये इक्विटी की गलती होती है। तीसरा, जब आप संयम खो देते हैं, संयम मतलब एलटीपी देख के संयम खो देते हैं। मेरा ये कहना है कि आप इन्वेस्टर हैं, आपने किसी शेयर को खरीदा, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू या डायरेक्टली, तो जब आप किसी शेयर को खरीदते हैं, वो शेयर ऊपर भी ट्रेड हो सकती है और वो शेयर नीचे भी ट्रेड हो सकती है। तो ऊपर और नीचे जो ये ट्रेड हो रही है, ये भाव आप नहीं दे रहे हो, कोई और नहीं दे रहा है, ये एलटीपी है बिटवीन टू पीपल, लास्ट ट्रेडेड प्राइस बिटवीन टू पीपल इज पब्लिश्ड हियर। इसको देख देख के आप क्यों विचलित होगे, आप क्यों संयम खोगे? जिसको बेचना है बेच रहा है, जिसको खरीदना है खरीद रहा है, टीवी में छप रहा है, तो आप क्यों घबरा रहे हो, अरे गिर गया, अरे बढ़ गया। मैं अगर इंफोसिस का बायर हूं, उसके बिजनेस पे मुझे विश्वास है, तो मैं 10 साल, 3 साल, 5 साल जैसा भी होगा रुकूंगा। मुझे उस बिजनेस पे जिस दिन फेथ हट जाएगा तब बेचूंगा, इसलिए नहीं बेचूंगा कि अरे इंफोसिस के बाद भाव गिर गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो एनीवे, सो व्हेन यू लूज, दीज आर द रीजन इन इक्विटी। और अब चलते हैं सर्वे 2। सर्वे 2 कहता है 97%, ये भी आरबीआई का सर्वे है, 97% इन्वेस्टर को पता नहीं होता कि उसकी प्रोडक्ट में अंडरलाइंग रिस्क क्या है, और वो उसके साथ कूद जाते हैं उसमें और फाइनली जाके नुकसान कर बैठते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक रिवर क्रूज का एग्जाम्पल दिया करते हैं, फिर से आपको अगर दूं तो ये रिवर क्रूज एग्जाम्पल में समझिए, अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचते हैं, एक स्टोरी की तरह समझते हैं कि हम एक क्रूज पे हैं, बहुत सुंदर क्रूज है, हम यहां से पहुंचते हैं इस क्रूज के एंड पॉइंट पे, और आपसे इंटरव्यू लेता हूं कि कैसा रहा क्रूज, आप कहेंगे बहुत अच्छा, मजा आ गया। अब आपको यह बताया जाता है कि भाई साहब, जिस क्रूज पे आप आए हैं ना, उसे कम से कम 1.5 लाख मगरमच्छ बड़े बड़े उसको मारने की और आपके जहाज को पलटने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो नाकाम रहे। लकीली बच गए आप लोग और पहुंच गए, उनकी अटेम्प्ट बहुत हैवी थी। अब आप बताइए, अब आपसे पूछेगा कैसा लगा, तो आप थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहेंगे ओ भगवान की दया, पहुंच गए यार। अब आपको इसी क्रूज से लौटने बोला जाए तो आप बोलेंगे नहीं यार, मैं किसी और रास्ते से चला जाऊंगा, इस क्रूज से नहीं जाऊंगा। यानी जब आदमी रिस्क को समझ लेता है, रिस्क को देख लेता है, तो वो डर जाता है, और जब वो डर जाता है तो अपनी सही डिसीजन लेता है। तो इसमें दो तरह के लोग होंगे, एक कहेंगे अरे यार कोई बात नहीं, मगरमच्छ क्या कर लेगा, इतने बड़े जहाज को थोड़ी पलट देगा। दूसरा, वो बोलेगा अगर पलट भी देगा, मैं ऐसा करूंगा, मैंने एक पूरा किट बना रखा है, मैं उसके अंदर घुस जाऊंगा और तैरते हुए दूसरे छोर पे निकल जाऊंगा। कोई बोलेगा कि नहीं, मैं तो जिस जहाज में बैठ रहा हूं, ये जहाज में एक नीचे स्ट्रिप लगी हुई है, इसमें मगरमच्छ आएंगे, उनको करंट लग जाएगा और वो मर जाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी आप प्रोटेक्शन की बात करेंगे, आप पूछेंगे उस जहाज वाले से कि तुम बताओ इन मगरमच्छ से तुम बचाओगे कैसे मुझे। यानी आपकी पूरी क्वेश्चन ही उलट जाएगी, पूरा आपका एनालिसिस ही अलग हो जाएगा जब आप रिस्क को पहचानने लगेंगे दोस्तों। तो मैंने जैसा बताया, 97% लोगों को पता ही नहीं है कि अंडरलाइंग रिस्क क्या है, तो वो आपसे बात क्या करेंगे।
नाउ लखनऊ दिल्ली एग्जांपल, हम लोग के यहाँ मान लो कोई बोलता है मैं 7 घंटे में लखनऊ पहुंचता हूं, मैंने कहा मैं फरारी पे आपको 2 घंटे पहुंचा दूंगा। तो जैसे ही आपको मैं बोलूंगा आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, 2 घंटे, दैट्स ऑल गुड। लेकिन जब आप उस फरारी के जर्नी के बारे में पूछेंगे तो पता लगेगा कि उसमें कई बार इतने शार्प टर्न आएंगे कि आपको चक्कर आ सकते हैं। कई बार वो गाड़ी इतनी ऊंची उछलेगी कि आपकी कमर भी लचक सकती है, और आपको और भी एक्स वाई जेड चीजें पता लग जाती हैं, और आप सोचते हो ये 2 घंटे मेरे लिए क्या इतने कीमती हैं कि मैं अपना कमर भी तोड़वा लूं, उल्टी भी कर लूं और ये कर लूं। आप बोले छोड़ यार, मेरे लिए 7 घंटे काफी है, मेरा ऐसा कोई हड़बड़ी का काम नहीं है। बट अगर कहीं 2 घंटे आपके लिए बहुत कीमती है, आपको 2 घंटे में ही पहुंचना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन, तो आप क्या क्या करेंगे? आप वॉमिटिंग का बैग अपने मुंह में लगा के बैठे रहेंगे ताकि उल्टी हो तो उसमें कर दें। आप कमर पे खूब अच्छा बेल्ट लगा लेंगे, आप मोटा सा कुशन लगा लेंगे, आप अच्छा सा सीट बेल्ट लगा लेंगे और उस 2 घंटे की जर्नी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल थ्रू दीज टू थिंग्स, कि रिस्क पहचानना सीखिए और रिस्क के हिसाब से अपने चीजों को आगे करिए। सो सर्वे 3, 95% पीपल टेक अननेसेसरीली रिस्क, ये सर्वे 3 है। और अननेसेसरी रिस्क मतलब मैंने अभी अभी आपको समझाया कि जिस आदमी को कमर तुड़वाना नहीं है, उसको 2 घंटे की कोई जल्दी नहीं है, उसके पास 7 घंटे का वक्त है, तो वो क्यों लेगा रिस्क? क्या जरूरी है? जिस आदमी को क्रूज में नहीं ये झटके खाने हैं मगरमच्छ के, इसके और इसके, तो वो प्लेन रिवर वाटर पे जाएगा जहां मगरमच्छ नहीं है, नहीं लेगा ये मजा किस एक अलबेले जगह की, तो वो उसकी मर्जी। तो अल्टीमेटली आपका रिस्क लेने का क्या जरूरत है वो आपको समझना जरूरी है। 95% को नहीं पता होता, जिनका काम 7% की एफडी से हो जाने वाला है। ऐसे कौन लोग होंगे? अक्षय कुमार, आमिर खान, फलाना, रिच लोग, बड़े लोग, अंबानी, मुकेश, इनको नहीं चाहिए 50% की रिटर्न। इनके पास इतना पैसा है कि इनको बस पैसा सुरक्षित हो जाए, यही बहुत है। तो ये लोग क्यों लगाएंगे अननेसेसरली रिस्क में? वो बिजनेस करेंगे अपने, वो रिस्क लेंगे। बट अगर अक्षय कुमार को आज 500 करोड़ रुपए डालना है, तो वो नहीं म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में कूदेगा, वो गोल्ड बॉन्ड खरीदेगा, वो गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदेगा, वो सिक्योर्ड प्रोडक्ट खरीदेगा, क्योंकि उसकी जर्नी में जितने गोल्स हैं वो पूरे हो जाएंगे 6% से। लेकिन अगर हमें आपको काम करना है भाई, हम 7% में अपनी जिंदगी नहीं चला पाएंगे, क्योंकि महंगाई 7%, रिटर्न 7%, तो हम तो बुढ़ापे में क्या खाएंगे? हम रिटायरमेंट कैसे जिएंगे? हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? तो हमारे आपके लिए, सेवर्स कम्युनिटी के लिए ये जरूरी है कि उसे रिस्क लेना है, लेकिन अननेसेसरीली नहीं लेना है। किसी का काम 12% में हो जाने वाला है, तो वो क्यों 24% के स्मॉल कैप और मिड कैप के चक्कर में अपनी जिंदगी गंवाए? उसे क्या लालच है भाई, जब उसका काम 12% से होना है? तो ये कैसे पता चलता है दोस्तों? तो ये क्विक ग्लिम्स आपको देना जरूरी है मुझे, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूं। तो ये देखिए, जब हम आप हमारे यहाँ आते हैं या हमारे कस्टमर्स बनते हैं, और ये सेशन मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ ये फ्री है, आप लोग कभी भी बुक करिए और अपने लिए ये सेशन लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये चीजें आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है। तो देखिए, जैसे एग्जांपल, ये हमारे यहाँ कैलकुलेटर बनी हुई है, आप सभी के लॉगिन में फ्री है। आप अपना पोर्टफोलियो लॉगिन करते हैं, आप ये मैंने लॉगिन किया है एज ए कस्टमर, तो आप वहां जाएंगे, इन्वेस्टमेंट टारगेट्स में जाएंगे और कोई एक अपने जीवन का लक्ष्य बनाएंगे। तो लेफ्ट साइड में देखिए बहुत सारे लक्ष्य हैं, मैं एक नॉर्मल लक्ष्य ले रहा हूं, से एग्जांपल अदर टारगेट्स में मुझे कुछ सेलिब्रेशन की जरूरत है या किसी चीज की जरूरत है, मैं अभी पर्पस नहीं लिख रहा हूं, मैं टारगेट टाइटल लिख रहा हूं, से 50 लाख, मुझे 50 लाख बनाना है और 10 साल में बनाना है, मुझे कोई जरूरत है किसी चीज की, 50 लाख 10 साल में दोस्तों। और उसकी जो करंट वैल्यू है 50 लाख है। मुझे महंगाई उंगाई से कोई मतलब नहीं है, जीरो कर दिया। मैंने यहां पे 12% देखिए रिटर्न डाला और देखा कि कितने में बनेगा, तो बता रहा है 21,000 रुपए मंथली दोगे। सिस्टम बोल रहा है कि अगर आप 21,000 रुपए देंगे 12% के रेट से बन जाएगा आपका 50 लाख। अब मान लो मेरे पास 21,000 है ही नहीं, मैं तो 10,000 रुपए से ज्यादा कर ही नहीं सकता महीने का, लेकिन पहुंचना मुझे 50 लाख है, तो मैं क्या करूंगा? मुझे अपने एडवाइजर को बोलना होगा, भाई साहब इतने में काम नहीं होगा मेरा, आप मुझे रिस्क बढ़ाओ यार, जो भी करो बताओ।
तो एडवाइजर ने कहा चलिए सर 20% से देखते हैं, ये देखिए 13,000 लगेगा अगर 20% के रेट से। बोला हाँ ये ठीक है। अब 20% का रेट कोई हवा में नहीं मिल जाएगा। जैसे ही उसने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, लेट्स कंटिन्यू, क्रिएट दिस गोल, व्यू करो और आगे बढ़ो। तो ये वाली गोल को पूरा करने के लिए जो उसका रिटर्न टारगेट होगी वो 20 है, देखिए यहाँ पे 20। तो 20% के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसे कुछ हाई रिस्क इक्विटी लेनी पड़ेगी, हाई रिस्क प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली आप तक उस प्रोडक्ट को मैनेज करना पड़ेगा, आपको उसकी रिस्क से आगाह करके टाइम लेना पड़ेगा, और इन सब बेसिस पे जाके आप अपना प्रोडक्ट चला पाएंगे दोस्तों। सो ये आपका रिस्क के बारे में बात हो गई ना। तो ये तीनों सर्वे को जब आपने समझ लिया, अब हम लोग आगे आते हैं और रिस्क डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग टू थिंग्स। तो हम लोग अब इस पूरे चर्चा को नेक्स्ट लेवल पे लाते हैं कि रिस्क किन दो बातों पे डिपेंड करता है। सो पहला रिस्क जो मैंने अभी अभी बताया, योर क्वांटम ऑफ सेविंग्स। अगर आपकी सेविंग्स एनफ नहीं है, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया, 24,000 रुपए में 50 लाख बन रहा था 12% पे, लेकिन आपके पास 24,000 ही नहीं है सेव करने को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 10,000 रुपए अगर है तो रिटर्न बढ़ानी पड़ेगी, रिस्क बढ़ाना पड़ेगा। तो क्वांटम इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज समथिंग विच यू हैव टू बी क्लियर विद अस। जब आप हमारे साथ मिलते हैं, हमारी आरएम से, रिलेशनशिप मैनेजर से बात करते हैं, तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। गोल टारगेट बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास टारगेट नहीं है, मैं कैसे बताऊंगा आपको रिस्क कितना लेना चाहिए। अगर आप मुझे बोलोगे 2 घंटे में दिल्ली पहुंचना है, तब मैं फरारी का बात करूंगा। अगर आप 7 घंटे में दिल्ली पहुंचना चाहते हो, मैं आराम से नॉर्मल स्पीड से पहुंचा दूंगा सेफली। सो दैट यू हैव टू टेल। सो दीज आर द ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स फ्रेंड्स, जिसके बेसिस पे आपका कहानी शुरू होता है। सो एग्जांपल ऑफ गोल टारगेट मैंने आपको दिखाया, और अब हम सीधे सीधे अपने फोर्थ और लास्ट सर्वे पे आते हैं, इन द रिस्क कैटेगरी। या हेलो, कोई बोल रहा है? ओके, तो सर्वे 4, 98% इन्वेस्टर्स सीक हाई रिटर्न बट लो रिस्क। ये है विपदा नंबर 4, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब सर्वे करती है, लोगों से जब डेटा कलेक्ट करती है, सर्वे करने में उनको यही निकल के आता है कि हर आदमी यही कहता है, मुझे रिटर्न तो वो चाहिए जो बाजार से मिलता है, लेकिन रिस्क में वो लेना नहीं चाहता। तो लोगों को रिटर्न अट्रैक्ट करती है, रिस्क के बारे में वो जानते नहीं है, लेकिन पसंद बहुत आता है कि मैं वैसे प्रोडक्ट में घुस जाऊं। तो नमूने के तौर पे सेंसेक्स का ही अगर हम अपना इतिहास देखें, तो सेंसेक्स ने आपको 16%, 17% की सीएजीआर दे दी, लेकिन इस 16% की सीएजीआर देखने में बहुत अच्छा दुनिया को लगता है। ये नहीं पता कि वो कितनी बार कैसी कैसी मौत के मुंह से निकलती हुई आई है। तो जो आदमी इसके बारे में नहीं जानता, जो आदमी इसे नहीं पहचानता, ऑब्वियसली उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है अपना रिस्क एक्सपोज करना। सो दोस्तों, ये सर्वे 4 था, और करंट रिस्क रेंज हमारे कंपनी की क्या है वो आपको डिफाइन करना जरूरी है, ताकि आप जानते रहें कि एज ए कस्टमर ऑफ इन्फिनिटी फिनसर्व आप लोगों के साथ हमारे यहाँ का व्यवहार क्या है, हमारी इन हाउस व्यूज क्या है। हमारे यहाँ जब कस्टमर्स आता है, हम उसे लो रिवार्ड वाली प्रोडक्ट जिसमें कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता, उसमें 7% से ज्यादा का कोई सपना नहीं दिखाते। रादर हम उनको कहते हैं कि ये आपकी जरूरत ही नहीं, इसके लिए आपको मेरे यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है, बैंक एफडी में करिए, बॉन्ड करिए, एफडी करिए, मेरे यहाँ क्यों आ रहे हो। मेरे यहाँ जब आप आ रहे हो तो आपको रिस्क का कैटेगरी बाई करना जरूरी है, तभी आप आ रहे हैं। आपको इन्फ्लेशन हराना है, तभी आप मेरे यहाँ आ रहे हैं। अदरवाइज पोस्ट ऑफिस, बैंक, एफडी सब कुछ डायरेक्टली खुला है दोस्तों। तो इसलिए मेरी कहानी शुरू होती है मॉडरेट रिवार्ड से। मॉडरेट रिवार्ड के लिए हम 12% इज समथिंग विच इज वेरी आइडियल। हमारे यहाँ 70% से ज्यादा कस्टमर्स 12% रिटर्न को चेज कर रहे होते हैं, जहां चांसेस ऑफ सम एक्सीडेंट हैं, बट हम उसे मैनेज कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको पिछले कैटेगरी में बताया, टेन्योर से, यानी 3 साल से ज्यादा दे दीजिए मुझे, 5 साल से ज्यादा दे दीजिए, तो 100% आपको 0 इंस्टेंस ऑफ नेगेटिव आ जाता है, तो एक्सीडेंट के चांस एकदम खत्म हो जाते हैं। और 3 साल से ज्यादा है तब भी कम हो जाते हैं। तो मॉडरेट रिवार्ड मुझे 3 साल 5 साल का वक्त पे दीजिए, 12% में आराम से आइए। और जैसे ही आप हाई रिवार्ड सोल्यूशन पे आते हैं, जिसमें हम 18-20 की बात करते हैं, यानी पॉसिबल है, ये ना बोलिए कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल तो आज 40% रिटर्न भी है, बट 18-20 एक आइडियली पॉसिबल सिचुएशन है, जो हो रहा है मार्केट में पिछले 10 साल 12 साल से लोगों ने बनाए भी हैं। जैसे कि स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी का रिटर्न ही है 23%,
मिड कैप कैटेगरी का रिटर्न ये 24%। तो आपको ये रियलिस्टिक रिटर्न एक बार आपको दिखा दूं ताकि आपको आइडिया हो कि क्या ये हुआ भी है और क्या हो भी सकता है। तो यस दोस्तों, ये अगर आप यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं मेरा, तो यहाँ आपको साफ दिख रहा है कि स्मॉल कैप फंड का 10 ईयर 23% है, मिड कैप कैटेगरी 20% है, यानी बुरी स्थिति में भी सबसे कम क्या है, लार्ज कैप और 13%। तो दोस्तों 12% जो हमने आपको बताया वो आराम से मॉडरेटली मैनेज हो सकता है, और उसके लिए मुझे प्योर इक्विटी जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं हाइब्रिड कैटेगरी आपको दिखाऊं, तो हाइब्रिड कैटेगरी यानी थोड़ा डेट थोड़ा इक्विटी और मॉडरेट किस्म में चलूं, तो मैं एग्रेसिव स्टाइल में 13 यहां भी कमा सकता हूं, और डायनामिक स्टाइल में 11-12 कमा सकता हूं। लेकिन ये कैटेगरी जहां पे आप एक्सपोजर लेना चाहते हो, वहां पे जरूर पूछोगे कि अविनेश जी फिर हम स्मॉल कैप ही क्यों ना लें, मिड कैप ही क्यों ना लें, हम क्यों जाएं लार्ज कैप में जहां 13 ही है। तो बात घूम के फिर वहीं आ गई कि हमें वहां जाने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें अपना रिस्क कंट्रोल करना रहता है। तो चलिए चैप्टर 1 ऑलमोस्ट खत्म हुआ हमारा। रिस्क रेंज हमने आपको बता दी। रिस्क रेंज के हिसाब से हमने लो में बताया आपको कि म्यूचुअल फंड्स होते हैं डेट के। रिस्क रेंज लो हमारे लिए फेवरेट नहीं है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि इसमें लो रिस्क लेने का कोई फायदा ही नहीं है। रिस्क लो ही क्यों, सीधा सीधी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाल दीजिए। जब आपको 7% में पेट भर रहा है तो वाई टू डू एनीथिंग इधर उधर, डोंट डू एनीथिंग इधर उधर। हाँ, मॉडरेट में अगर आपका रिस्क रेंज है तो हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। हम 65 शेयर 35 बॉन्ड वाली प्रोडक्ट आपको बेचते हैं, बताते हैं, एडवाइस करते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू डायरेक्टली। आपको 100% शेयर्स वाली प्रोडक्ट बताते हैं, 35 शेयर 65 बॉन्ड वाले शेयर बताते हैं, ऐसा प्रोडक्ट बताते हैं जिसमें शेयर हो, एफडी हो, बॉन्ड हो, कॉपर हो, लीड हो, मल्टी एसेट्स बताते हैं। तो ये हमारे प्रोडक्ट रेंज आप तक पहुंचते रहते हैं। और मेरा मानना है कि अगर कस्टमर ऐसा हमारे यहाँ 1-2% होते हैं जिनको एकदम हाई रिस्क की ही जरूरत है, बट जनरली हमारी काम 12-15% के स्टेडी रिटर्न से हो जाता है। रिस्क रेंज हाई करने वाले बहुत लोग स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं। हमारे यहाँ आप जानते हैं कि जेएम फाइनेंशियल के हम सब ब्रोकर हैं। आप डीमैट खोल के अच्छे स्टॉक्स और रिसर्च बेस्ड स्टॉक्स पे काम कर सकते हैं, जहां कामना कर सकते हैं कि मैं 100 का 200 बना दूं, जहां कामना कर सकते हैं कि आपकी रिटर्न 40% भी हो जाए। वो कामना आपकी सच्ची होगी या नहीं, वो रिस्क आपको लेना पड़ता है क्योंकि वो स्टॉक बेस्ड है। और म्यूचुअल फंड में सेम चीज हम स्मॉल कैप और मिड कैप की दुनिया में और सेक्टोरल फंड में वैसे ही बातें करते हैं। सो म्यूचुअल फंड सही है, ये बार बार मेरी शब्द से निकलता गया, म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों रिस्क की जब बात हुई और हमारा पहला चैप्टर जब खत्म हो रहा है अंडरस्टैंडिंग योर रिस्क, सो म्यूचुअल फंड सही है, इज द ओनली सॉल्यूशन टू मिटिगेट योर रिस्क। व्हाई एंड हाउ? बिकॉज म्यूचुअल फंड एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक व्हीकल है, यानी फरारी नहीं है, फरारी का ड्राइवर है। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड में बैठना है तो आपको सिर्फ सोचना पड़ता है। म्यूचुअल फंड सब कुछ लॉन्च कर देता है, वो फास्ट ड्राइविंग वोलेटाइल कार भी उसके पास होगी, शांति से चलने वाली ट्रेन भी होगी, तो उसके पास स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप सब फंड होंगे। हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर का काम है कि हम आपके गोल्स और सपनों को देख के, आपके रिस्क को समझ के और समझा के आप दोनों का मैच बैठाएं। सो इसलिए यहाँ पे ये वकील है, ये बहुत बड़ी सेफ्टी है। इससे क्या फायदा होता है? म्यूचुअल फंड दुनिया का सबसे सेफ प्रोडक्ट है यूनिवर्स का, क्योंकि कभी ये भाग नहीं सकता। ये प्रोडक्ट ही नहीं है तो भागेगा क्या? ये तो आपका और मेरा प्रोडक्ट है, हम सबको यूनिट मिलते हैं और उस यूनिट से जो फायदा होता है वो फायदा सब में बराबर बंटता है, और घाटा होता है तो बराबर बंटता है। सो म्यूचुअल फंड का मैनेजर सिर्फ फीस ले सकता है पूल अकाउंट से, उसके अलावा कुछ नहीं ले सकता। तो सेबी गवर्नड है, ये एडवांटेज है, टैक्स एफिशिएंट है, ये एडवांटेज है, और रिस्क जिसकी हमने पूरी चर्चा अभी पिछले आधे घंटे करी, उसको डाइवर्सिफाई करके वो कम करता है, वो प्रॉपर रिसर्च करके उसे कम करता है, और प्रोफेशनल अप्रोच करके कम करता है। तो मैंने आपको पहले चैप्टर में ही कहा कि हम में से 90% लोग बिजनेस नहीं खरीदते, भाव खरीदते हैं। तो जो लोग भाव खरीदते हैं वो बेचारे हमेशा यही सवाल पूछते हैं, अविनेश बिजनेस पहचानूं कैसे? तो मैं उनको कहता हूं तेरा काम थोड़ी है जाके जानना कि पावर ग्रिड क्या कर रहा है, इन्फोसिस क्या कर रहा है, एसबीआई क्या कर रहा है। जानने दो ना इन प्रोफेशनल लोगों को, क्या जाता है तुम्हारे 0.5% और 1% एक्सपेंस को भाई, अगर तुम्हारा रिस्क मैनेज करने के लिए एक प्रोफेशनल आदमी लगा है तो। सो अल्टीमेटली दिस इज द थ्योरी विच वर्क्स वेल फॉर ऑल ऑफ अस। आप कर नहीं सकते, इनको आप करने दोगे तभी जाके आपकी स्थिति ठीक होगी। और हम आप दोनों के बीच में एक
सिंक की तरह काम करते हैं। हम देखते हैं कि दो बेस्ट सूटेबल हो वो आपको दें। नाउ हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम, ये हमारा चैप्टर लास्ट है। सो दोस्तों आज के सेशन का ये हमारा अंतिम चैप्टर है। तो कस्टमर्स, और जैसा मैंने कहा रिस्क बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपके हो इस 1 मिनट पॉज में आप चाहें तो लिख दीजिएगा, बट क्वेश्चन बॉक्स में ही लिखिएगा दोस्तों, चैट में मत लिखिएगा ताकि मैं उसका आंसर सही से कर पाऊं। सो हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम, नाउ दिस इज द एजुकेशन एंड लर्निंग जो सबको चाहिए होता है, और आज बहुत सारे लोग इसमें गुमराह हो रहे हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है। मैंने पिछले सेशन में आप लोगों को खोल के दिखाया था कुछ ऐसे ऐप के बारे में जो ऐप आजकल बहुत पॉपुलर होते हैं, यंगस्टर उसको जाते हैं खोल लेते हैं, जैसे कि ऐड आता है ग्रो, ईटी मनी। मैं नहीं कहता ये ऐप खराब है, बट प्रॉब्लम क्या है कि वहां सिलेक्शन ऑफ फंड इज ओनली बेस्ड ऑन रिटर्न्स, नॉट बेस्ड ऑन योर रिस्क। वो नहीं जानता कि आपके खतरे का क्या जरूरत और एपिटाइट है, उसको बस ये बताना है कि टॉप फंड कौन है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा आज सेशन शुरू हो रहा है कि बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम कभी भी किसी ऐप से निकाल के नहीं काम किया जा सकता। अगर आप रिटर्न के बेसिस पे ही काम करने वाले हैं ना दोस्तों, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम क्या हो सकती थी, केवल जो लोग रिटर्न देखते हैं। और उनके साथ ये घटना हुई। ये देखिए, ये आईसीआईसीआई का टेक्नोलॉजी फंड मैं आपके सामने खोल रहा हूं, और ये फंड ऐसी है जो बहुत फेमस फंड है। अगर हम इस फंड की हिस्ट्री पे जाएं, 3 साल में 21%, बिल्कुल अच्छा। 10 साल में 18%, कुछ बुरा नहीं। 20 साल में 18%, क्या बुरा है, कौन इसे मना करेगा। तो अगर किसी ऐप में जाके 2 साल पहले, 1 साल पहले बहुत सारे बच्चे थे जो लोग गए थे और ऑनलाइन पिक करते थे, उनको ये फंड टॉप चार्ट पे दिखता था दोस्तों, क्योंकि हम लोग के पास वो सब रहते हैं स्क्रीनशॉट्स, तो पता है। और आज भी जो स्क्रीनशॉट में टॉप चार्ट आ रही है हम उसे भी सेव करके रख रहे हैं, उसमें सब में वो लोग स्मॉल कैप और मिड कैप दे रहे हैं दोस्तों। जहां हम अभी बोल रहे हैं आपको कि कंजर्वेटिव होइए, बुक करिए प्रॉफिट और भागिए, वहां पे वो टॉप चार्ट में आ रहा है। तो आपकी टॉप चार्ट में आता था। नाउ जरा इसके बारे में एक छोटा सा शीट देखते हैं। ये देखते हैं कि पहले ये 1 साल में हुआ क्या इस फंड के साथ। इस फंड के साथ देखिए, ये पीक से जिस समय रिकमेंडेशन आ रही थी 2000, यहां रख लेते हैं, जिस समय 23 अगस्त, और ये देखिए ये क्या हाल हुआ, अक्टूबर आते आते इसकी हाल क्या हो गई। अब यहां पे मैक्सिमम लोगों ने अपनी एसआईपी बंद कर दी, रिडीम कर दी। ये वाला फेज तो देखा ही आपने। जरा इस फंड की एक बड़ी मजेदार चीज दिखाना चाहता हूं, जो घटना लाइव और बहुत केस बना था सेबी के लिए और लोगों की रिस्क एपिटाइट के लिए। ये फंड आया था 10 रुपए पे सन 2000 में। ये देखिए यहां 10 रुपए दिखा रहा है आपको एनएवी, और 1 साल में इसकी एनएवी देखिए कहां हो गई, 2 रुपए। सो 2 रुपए जब हो गई तो सेबी को लोगों ने चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया अपने एजेंट के खिलाफ कंप्लेन करते हुए कि सर मुझे ये नहीं पता था कि ये 80% गिर सकता है। मैंने सोचा था म्यूचुअल फंड 5-10% गिर सकता है दोस्तों। सर ये 80 गिर गया, मेरी तो जीवन की पूरी पूंजी लगी थी, मैं रिटायरमेंट का पैसा लगा दिया था। सर मुझे लग रहा था कि टेक्नोलॉजी में बूम है और पूरी दुनिया में इंटरनेट का तहलका है, मैं अपना घर बेच के लगा दिया था। कोई कहता था कि मैंने मंदिर का पैसा लगा दिया, कोई कहता है मैंने मस्जिद का फंड लगा दिया। और उस जमाने में दोस्तों मैं जॉब भी करता था, तो मैं जानता हूं कि क्या स्थिति थी। और सेबी ने चारों तरफ से चिट्ठियां ही चिट्ठियां, चिट्ठियां ही चिट्ठियां थी, खाली इसी फंड के लिए नहीं, टेक्नोलॉजी फंड के कई फंड उस समय अलग अलग लॉन्च हो गए थे और सबका यही हाल हुआ था। 80% गिर जाएगा ऐसा टेक्नोलॉजी फंड के रिस्क फैक्टर में नहीं लिखा था। वहां लिखा था कि रिस्क है, लेकिन यह नहीं लिखा था कि 80 गिर जाएगा। तो दोस्तों ये होता है रिस्क बिना बताया। या अगर आप में से कोई भी इस समय निवेशित रहता और मैं उसे ये कहता कि रुक जाओ, तुम्हारा रिटर्न 18% बैठेगा 10 साल बाद, आप कुछ नहीं सुनते, आप यहां पे बिल्कुल रिडीम कर देते, क्योंकि आपको लगता ये दो भी ना चला जाए। तो दोस्तों ऐसा ही होता है साइकोलॉजी। इसलिए जब हम रिस्क की बात करते हैं तो हमें उस रिस्क का ज्ञान होना चाहिए कि वो रिस्क अल्टीमेटली अगर प्ले में आएगी तो कितना आएगी, क्या लेवल है। जैसे स्मॉल कैप फंड है, अगर उसमें रिस्क प्ले आएगा तो क्या हो सकता है, बुरा से बुरा, बुरा से बुरा 80% भी गिर सकता है, 90 भी गिर सकता है और शून्य भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें सर्किट लगती है, लोअर सर्किट लगती है। सर्किट लगनी शुरू हुई तो वो लगती ही जाएगी, 10 सर्किट में फंड बराबर। तो दोस्तों ये मत सोचिए कि आपका लगाया फंड में रिस्क नहीं है। नाउ
तो वो रिस्क मिटिगेट कहां कहां से हुआ? तो ये देखिए, यही 2 रुपए का फंड आज जब रुक गया, आदमी समय दे दिया उसने, तो हो गया ना इसका 18%। सो आपको मिटिगेशन भी दिखा रहा हूं और फियर भी दिखा रहा हूं। तो फियर ये है, मिटिगेशन ये है। जो आदमी 5 साल रुक गया उसका भी पॉजिटिव आ गया। तो आपको ये समझाने के लिए ये चैप्टर मैंने खोला था। हाँ, लार्ज कैप 13% रिटर्न क्यों आ रहा था आपके चार्ट में? क्योंकि उसमें ये रिस्क नहीं है, वो जीरो नहीं हो सकता, वो 80% नहीं गिर सकता लार्ज कैप फंड। क्यों नहीं गिर सकता दोस्तों? क्योंकि आज के दिन में एक बड़ी कंपनी अगर किसी कारण से भाव गिर जाता है उसका बाजार में, तो उसको खरीदने वाले और 10,000 लोग आ जाएंगे। आज इंफोसिस 900 रुपए का अगर ट्रेड होने लगे, तो बाजार में सब अपना घर बार बेच के खरीद लेंगे। तो इसलिए बड़ी चीज, अच्छी चीज, प्योर चीज अगर सस्ती हो जाए, सोना जब गिर जाता है और सस्ते भाव का हो जाता है, सब खरीदने लगते हैं। यानी जो प्रीशियस है वो ज्यादा देर नहीं गिरता, बायर आ जाते हैं उसके लिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि वो सेफ हैं। तो दोस्तों, लार्ज कैप और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, एसेट एलोकेशन हमेशा सेफ है। बट अगेन मेरी स्टेटमेंट मत समझिएगा कि मैं कह रहा हूं मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, लेकिन ज्यादातर आपको एसआईपी रूट से लगाना चाहिए, ताकि आप इस वॉलेटिलिटी का फायदा लें। नंबर 1। नंबर 2, टेन्योर देनी चाहिए, आपको मुझे वक्त देना होगा, तब जाके मैं आपको सही से सेफ गार्ड कर पाऊंगा। और नंबर 3, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा ड्यूरिंग द फियर टाइम। उस समय आपको मेरा हाथ पकड़ने की जरूरत पड़ेगी, तो आराम से बेहिचक मेरा हाथ पैर पकड़िए और मुझे सेफ गार्ड करने का मौका दीजिए। सो कस्टमर पर्सपेक्टिव फंड सिलेक्शन का होता है कि जो बेस्ट रिटर्न दे रहा है वो ले लूं। मैंने अभी अभी आपको दिखाया, ऐसा नहीं होता कि जो बेस्ट रिटर्न दे रहा है वो सबके लिए सूटेबल है। किसी रिटायर्ड अंकल जी के लिए आज 23% देने वाला स्मॉल कैप नहीं सूटेबल है, क्योंकि अगर उनका किसी तरह सर्किट लगना शुरू हुआ और उनके पैसे फंस गए, तो भाई साहब उनके पास कोई इनकम नहीं है, वो फिर से भर नहीं पाएंगे अपना घड़ा। तो इसलिए वो नहीं ले सकते वो रिस्क। सो रिस्क बेस्ड सिलेक्शन का बस कुछ स्लाइड दिखा के मैं आज का सेशन अब आपके तरफ समापन की तरफ बढ़ता हूं। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेशियोज एंड फ्रीक्वेंसी हैं। जैसा मेरे बहुत सारे ऑडियंस कहते हैं, मुझे इससे क्या मतलब है यार, तुम जो करते हो करो। और मैंने स्टार्टिंग में भी आपको कहा, और हर बार हम लोग एजुकेशन देते समय यही कहते हैं कि कंफर्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सेशन होते हैं। इसलिए नहीं होते कि आप सीख जाएं और कुछ एक्स्ट्रा कुछ हासिल कर लेंगे। जस्ट आप हमारे सिस्टम को पहचान लें, ताकि आपकी कंफर्ट लेवल बढ़ जाए, हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और आप अपनी निवेश को खुल के कर पाए। तो दोस्तों, रेशियोज एंड फ्रीक्वेंसी की ये लास्ट स्लाइड के साथ हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। तो रिस्क को पहचानने के लिए मेरे पास भी कुछ जादुई चीज नहीं है। तो हम दो तरह से रिस्क को पहचानते हैं। एक, जैसा मैंने आपको क्रोकोडाइल एग्जांपल बताया या फिर आपको फेरारी एग्जांपल बताया, हम लॉजिकल डिस्कशन से रिस्क को पहचानते हैं, आपकी गोल्स और रिक्वायरमेंट से रिस्क को पहचानते हैं। और दूसरा, ये जो रेशियोज हैं, ये थोड़े एक फंडामेंटल कुछ क्वेरी क्वालिटेटिव पेपर्स होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जिनकी मदद से हम भी इस्तेमाल करके समझ पाते हैं कि रिस्क क्या है। तो ये मेरा सेकंड लेवल ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन होता है। तो क्या होता है उसमें, दो तरह से होती हैं। एक होता है रिस्क एलोन पहचानना, उसे हम बीटा और एसडी कहते हैं। और एक होता है रिस्क को एडजस्ट करके पहचानना रिवार्ड के साथ, उसे हम शार्प कहते हैं। तो जरा इन दोनों की बात समझ लें। बीटा यानी अगर मुझे किसी फंड का मान लो बना बनाया बीटा मिल जाता है और लिखा हुआ है कि उसका बीटा है 20, इसका मतलब जानते हैं, सॉरी बीटा नहीं, एसडी है 20, एसडी 20। एसडी का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कोई भी चीज जब चलती है, तो उसकी इस चाल में ये नीचे वाली हिस्से को और बड़े वाले हिस्से को एवरेज किया जाता है, मीन, और उसकी इस चाल को ऐसे करके लिखा जाता है कि मीन एवरेज क्या बनता है। उसे 20 अगर कह रहा है, ये एनुअल होता है। यानी एक साल में ये फंड 20% गिर सकता है और 20% बढ़ सकता है। अब मेरे पास एक कस्टमर ऐसे आते हैं जिनके, जो मुझे पता है कि उनके दिल में धड़कन बढ़ जाएगी, 20% तो ये देख ही नहीं सकते, ये कूद जाएंगे अपने फंड से या उस जहाज से, इसलिए मैं उनको ये एसडी 20 का तो दे ही नहीं सकता। तो अगर मैंने ऐसा एनालाइज किया या मेरी आरएम ने ऐसा एनालाइज किया, तो वो क्या ढूंढेंगे उस कस्टमर के लिए, जिसकी एसडी 5 हो, 10 हो मैक्सिमम। तो हम एसडी क्या होता है, हिस्टोरिक डेटा के आधार पे हमें मिल जाता है मैथमेटिकली कि ये फंड कितना नीचे जा सकता है। बट ध्यान दीजिए, इस एसडी में एक चीज छुपी है, वो है कि ऊपर वाला और नीचे वाले का एवरेज है। तो अगर कहीं इस एसडी में कोई ऐसा दिन हुआ कि इतना नीचे है और उसके बाद ऐसे ऐसे है,
तो इसका एसडी भी 20 ही आएगा, लेकिन 20 में जो इसका खराब वाला दिन था ये एक्चुअली में 40 है, लेकिन ये एवरेज के कारण 20 आ गया। तो इसे हम कैसे पकड़ेंगे? तो हम इसे पकड़ेंगे फ्रॉम द सेक्शन ऑफ रिस्क एडजस्टेड रिवार्ड, दैट इज कॉल्ड सॉर्टिनो। तो सॉर्टिनो ये कहता है कि जो नेगेटिव वाले रिस्क है, यानी कि जो नीचे नीचे वाले हैं, अगर यही प्ले में रहते, ये प्रोमिनेंट होते, ऊपर वाले छोड़ दो, अगर ये बुरे बुरे दिन ही खाली तेरी जिंदगी में रहते तो क्या होता? तो रिटर्न कितना टाइम्स उस रिस्क का रिवार्ड आता? तो ये दोनों चीज आज हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए चैप्टर वाइज चेंज करते हैं, और एक एक करके मैं एक प्लेन स्लाइड खोल लेता हूं और क्विकली आपको दिखाना शुरू करता हूं बीटा, एसडी और सॉर्टिनो, और कैसे हम लोग उसको देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं एक लास्ट स्लाइड खोल रहा हूं आपके सामने। या तो देखिए, एक फंड है जिस फंड का मैंने कहा कि आपका इस तरह से चलता है और उसकी एसडी है 20, लेकिन इंडेक्स जो है वो भी एक्चुअली ऐसे ही चला, इंडेक्स यानी निफ्टी जो बेंचमार्क है, तो इसका जो बीटा होगा वो भी 1 होगा। बीटा 1 और एसडी 20, ये क्या कॉम्बिनेशन हुआ कि ये वोलेटाइल तो है मगर इंडेक्स से ज्यादा नहीं है, बराबर ही है। बीटा अगर 0.8 हुआ तो कि ये वोलेटाइल तो है मगर अपने नियर बाई बेंचमार्क से 20% कम वोलेटाइल है, यानी हम इसे लेके डरेंगे नहीं। लेकिन अगर कहीं मुझे बीटा 1.2 मिला और एसडी 20 मिला, तो मतलब यह है कि ये फंड खतरनाक तो है ही है, 20% का ऊपर नीचे देता है, मगर जब इंडेक्स बढ़ती है तो ये 20% ज्यादा भी बढ़ जाता है, गिरती है तो उससे 20% ज्यादा गिर जाता है। तो किसके साथ क्या व्यवहार करना है, जैसा मैंने कहा ड्यूरिंग द डिस्कशन एंड काउंसलिंग, इसीलिए बहुत जरूरी होता है हमारे लिए इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग। आपसे बातचीत करके ही मैं समझ पाऊंगा या समझा पाऊंगा कि आपको कितना बीटा और कितना एसडी चाहिए। तो कॉम्बिनेशन के तौर पे अगर कोई सीनियर सिटीजन रिटायर्ड आदमी मेरे साथ है, तो मुझे कोशिश करनी होती है कि मैं उसकी एसडी 10 से ज्यादा ना रखूं, 10 से 12। मुझे ये कोशिश करनी पड़ती है कि बीटा 1 या लेस देन 1 हो। ये दो मेरी पहली कोशिश होगी एक रिटायर्ड और कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो के लिए। अगर कोई एग्रेसिव यंग लड़का मेरे पास आता है, लड़की आती है, वो कहती है कि मुझे अपने करियर में पैसा बनाना है अंकल, ठीक से सेव कराइए, तो ऑब्वियसली मैं वहां एसडी ही अगर उसे नहीं दूंगा तो उसका कभी रिटर्न बनेगा ही नहीं 20-30%। तो एसडी तो मुझे 20 से ऊपर चाहिए ही चाहिए, तभी मैं 18% रिटर्न का एम कर पाऊंगा। यानी कि अगर जिस झूले पे मैं बैठ रहा हूं वो झूला अगर जाता ही नहीं 2 फीट से ऊपर, तो जो झूले में आदमी को बैठाया है कि चल भाई मजा आएगा, वो मजा ही नहीं मिलेगा उसको, झूला 5 फीट से ऊपर जाता ही नहीं। तो झूले का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो तो मुझे 20 चाहिए चाहिए। हाँ, लेकिन यहां पे मुझे बीटा प्ले भी चाहिए। 20 देने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन कोई फंड ऐसा हो जिसका बीटा 1 से ज्यादा हो। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में यंगर लोगों को दूंगा। चलिए थर्ड जो ये था प्योर रिस्क, ये था प्योर रिस्क। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। अब मुझे ये देखना है कि अगर मैं रिस्क ले रहा हूं, चाहे ये वाला, चाहे ये कॉम्बिनेशन, चाहे ये कॉम्बिनेशन, रिवार्ड आती है कि नहीं। तो कुछ फंड के मैनेजर्स को आंकने के लिए कि ये मैनेजर कैसे हैं, इन्होंने पीछे प्रोफेशनली मैनेज किया भी है कि नहीं किया है, उनको आंकने के लिए हमारे पास 2 रेशियो होती है। एक को कहते हैं शार्प। शार्प रेशियो एक ऐसी रेशियो होती है, अगर ये 1 है, 1 मतलब कि जितना रिस्क ले रहे हो उतना ही रिवार्ड हो रहा है। मतलब से एग्जांपल मैंने आपको बोला कि इस तरफ आग जल रही है, यहां से यहां आप इस पे चलिए, दौड़ जाइए। आप बोलते हो दौड़ के क्या मिलेगा विनेश? मैंने कहा दौड़ जाइए, उधर पीतल रखा हुआ है, एक पीतल का घड़ा है। आप बोलेंगे छोड़ो यार, पांव जलाऊं, हाथ जलाऊं, और बदले में क्या मिल रहा है? पीतल का घड़ा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ सोने का घड़ा पड़ा है, तो आप बोलेंगे चलो यार, पांव जल भी जाएगा, उसको जाके थोड़ी दवा दारू करा लूंगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन ये सोने का घड़ा तो प्राप्त हो रहा है। तो ये जो रिवार्ड है ये बताता है शार्प कि जिस आग पे आप चलने जा रहे हो, यानी 20 का एसडी लेने जा रहे हो और 1 का बीटा, तो रिवार्ड आएगा कि नहीं आएगा, या पीछे आया है कि नहीं आया है। तो अगर ग्रेटर देन 1 है मतलब कि इस रिस्क ने रिवार्ड भरा है, अगर लेस देन 1 है तो नहीं भरा है। तो आपको देखना है कि ये लेस देन और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए
लेस देन 1 वाले को हम पसंद नहीं करते, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है कि सब फंड ग्रेटर देन 1 हो ही जाएंगे, तो लेस देन 1 में भी जो बेस्ट है वो पकड़ना पड़ता है हमें। हाँ, अब अगर यही यंग वाला बच्चा है, इसने मुझे कहा है कि मुझे चाहिए रिस्क का रिवार्ड, तो मुझे तो ग्रेटर देन 1 चुन के लाना ही पड़ेगा। तीसरा लास्ट रेशियो है सॉर्टिनो। सॉर्टिनो एक ऐसा रेशियो है जो सीधे सीधे कहता है कि देखो भाई, शार्प निकालने से में तुमने यूज किया एसडी को, इस फॉर्मूला में यूज होता है सर एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन ये कहता है कि मैं सॉर्टिनो रेशियो सेम फॉर्मूला से निकालूंगा, मगर मैं एसडी का सिर्फ बुरा वाला हिस्सा लूंगा, सिर्फ बुरा बुरा, यानी बैड एसडी को यूज किया जाता है, बैड एसडी को, तो निकलता है सॉर्टिनो। तो इससे और बात साफ हो जाती है कि अगर पांव जल ही जाता तब भी रिवार्ड कैसा मिलता। तो सॉर्टिनो जो है वो एवरेज नहीं लेता एसडी का, सिर्फ बैड एसडी लेता है। तो ये अगर ग्रेटर देन 1 तो होगा ही होगा, इसमें हम लोग मिनिमम 2 मांगते हैं, 2 से ज्यादा एसडी मेरी डिमांड होती है। नाउ टेक्निकली ज्यादा ना जाएं, कि जैसा मैंने कहा था लेमन सेशन है, तो आप लोगों को एक बस खोल के चैप्टर दिखाता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए और आप अपने डिसीजन ले पाए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम यहां आ रहे हैं, देखिए लार्ज कैप, जरा ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आप उसको ठीक से पकड़ पाए मेरी बात को। तो मैंने अभी इक्विटी देखा, इक्विटी में मैं यहां पे आ रहा हूं, लार्ज कैप पे क्लिक कर रहा हूं दोस्तों, और फिर मैं स्मॉल पे करूंगा, ठीक है। ये 2 काम आपके सामने करूंगा ताकि आप समझ पाएंगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। तो अगर आपको आज के दिन में लार्ज कैप में मैं लेके चलता हूं, तो ये लार्ज कैप का मैं रिस्क क्लिक कर रहा हूं, देखिए रिस्क, रिटर्न नहीं, रिस्क, और मैं बेस्ट फंड आपके सामने छांटने जा रहा हूं। तो मैंने आपको क्या बोला था, लार्ज कैप क्या होता है, सेफ्टी के लिए होता है, हमेशा उसमें कंजर्वेटिव और मॉडरेट लोग आते हैं, उनमें कम रिस्क होता है बट स्टीडीली रिटर्न आती है। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे क्या चाहिए लार्ज कैप में, कौन सा लार्ज कैप अच्छा होगा, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो। जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगी मुझे वो लार्ज कैप नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे वॉलेटिलिटी कम वाली चाहिए। अगर कोई लार्ज कैप में बहुत हैवी स्टैंडर्ड डिविजन है, जैसे एडलवाइज निफ्टी 50 में 57 है, मुझे नहीं चाहिए ये। पता लगा कि कस्टमर को 57% डाउन और 57% अप, वो तो बैंड ही बच जाएगी उसकी। तो मुझे चाहिए लो से, तो मैंने फिल्टर किया दोस्तों, इधर मेरे 4 नाम आ गए, याद रखिएगा नाम कौन से है, जेएम लार्ज कैप, कैनरा, पीजीआईएम, आईसीआईसीआई, मिराई, मिराई लार्ज कैप, आईसीआईसीआई ब्लू चिप, 4-5 नाम आपको दिख रहे हैं। चलिए, अब हमने देखा कि ये वाले में मैं रिस्क ले ही नहीं रहा हूं, तो सॉर्टिनो देखने का मेरा मतलब नहीं है, क्योंकि मैं रिस्क ले ही नहीं रहा हूं, मैं तो बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच ले रहा हूं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बीटा। तो अगर मैं बीटा से फिल्टर करूं कि इन 4 में किसका बीटा बेटर है, तो जेएम का 0.81, और मेरी अगर अगली चॉइस मान लो मिरई है, तो मिरई 0.90, आईसीआईसीआई ब्लू चिप 0.89 एंड कोटक 0.91। तो मेरा बेस्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है आईसीआईसीआई ब्लू चिप, जिसमें एसडी भी है 12, 0.89 यानी 8 से आसपास बीटा, यानी लेस देन 1 तो है। तो टॉप चार्ट में अगर मेरे यहां से आपको एसएमएस जाएगा तो बोलेगा आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड बेस्ट फंड है फॉर लार्ज कैप कैटेगरी। क्यों? क्योंकि मैं जितना डेविएशन चाहिए आइडियली मिल रहा है, लेस देन 1 मिल रहा है। अगर आप बोलेंगे जीएम क्यों नहीं फर्स्ट हुआ, तो जीएम में बीटा कम है लेकिन बदले में एसडी भी कम है, तो ये मुझे रिटर्न ही नहीं दे पाएगा। तो बीटा कम मुझे रिटर्न कम करने के लिए नहीं चाहिए, तो 12 के साथ कम बीटा मिल रहा है, दैट इज माई बेस्ट कॉम्बिनेशन। नाउ अब आ जाते हैं, इसमें और कुछ नहीं देखूंगा मैं, शार्प वार्प से मुझे मतलब ही नहीं है, क्योंकि शार्प इसमें हम रिस्क ले ही नहीं रहे, तो हम रिवार्ड की क्या बात करेंगे, हम तो जो रिवार्ड नेचुरल है वही करेंगे। अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले चार्ट पे। दूसरे चार्ट में जहां पे मैंने स्मॉल कैप देखना है, तो मैं स्मॉल कैप पे क्लिक करता हूं, और इस वाले में यहां पे मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है जो मैंने कहा आपको, एसडी एंड शार्प एंड ट्रेनर। तो मैं रिस्क कैलकुलेट कर दूंगा, और पहले एसडी से, तो इसमें मुझे उल्टा रिवर्स करना है, हाई एसडी इज द बेस्ट फंड, हाई एसडी इज द बेस्ट फंड, क्योंकि मैं रिटर्न लेने आ रहा हूं। मैं फरारी में बैठूं और 80 के स्पीड से चलूं तो मेरा कोई फायदा नहीं हुआ फरारी में बैठने का। तो इसीलिए मैं स्मॉल कैप जब ले रहा हूं तो हाई एसडी ले रहा हूं, लार्ज कैप ले रहा था, लो एसडी से काम शुरू किया था। तो ये देखिए यहाँ टॉप फंड मेरा क्या आएगा, क्वांट आएगा स्मॉल कैप, मेरा एबीएसएल स्मॉल कैप आएगा, एचडीएफसी स्मॉल कैप आएगा, डीएसपी स्मॉल कैप आएगा, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप आएगा, ये सब मेरे चॉइसेस आएंगे। और मैं आपको जब ये वाले चॉइसेस दूंगा तो अब मैं उसमें फिल्टर करूंगा विच इज द बेस्ट वन। तो मुझे क्या चाहिए, शार्प 1 से ज्यादा। तो देखिए 1 से ज्यादा तो सभी में मिल रहा है मुझे, तो इसलिए टेंशन ही नहीं है शार्प की, छोड़ दीजिए। अब सॉर्टिनो,
सॉर्टिनो कौन ऐसा है जिसने मुझे सबसे ज्यादा रिस्क का रिवार्ड दिया ऑन द नेगेटिव टाइम्स, क्योंकि स्मॉल कैप में मुझे डर है कि घटना तो घटेगी, तो उस घटना के हिसाब से बचाव, यानी क्रोकोडाइल से मुझे बचाएगा कौन, तो वो मैं देखने के लिए देखता हूं। तो आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप 3.51 टाइम्स, यानी कि 99% बुरे वक्त में ये साथ दे रहा है। एचएसबीसी, निपॉन इंडिया, तो मेरा टॉप चॉइस ये तीन आ जाएंगी और मैं आपको बोलूंगा कि सर इसमें पैसा लगा दीजिए। एक्सिस स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, ये सब और भी मल्टीपल चॉइसेस आएंगे। तो दैट्स द वे वी डू फिल्टर। हम फिर मीटिंग करते हैं अपनी टीम के साथ और फाइनली आपके पास मैसेजेस जाते हैं हमारे कि आप ये करिए और ऐसे करिए। दोस्तों, हो सकता है कि ये सब आपको याद ना रहे, लेकिन इतना भरोसा है मुझे कि समिंग अप अगर मैं करूं आज के सेशन को, आप समझ गए होंगे कि अल्टीमेटली रिस्क प्रोटेक्शन में कुछ खोना पड़ता है। ये था मेरा समरी। अगर हम यहां पे ये पूरा भाषण और ट्रेनिंग आपको दो मकसद से दे रहे हैं कि कभी भी रिटर्न के चक्कर में फंड ना चुने, दूसरा, रिटर्न के चक्कर में जब फंड नहीं चुनेंगे तो आपको कुछ खोना पड़ेगा, और वो क्या खोएंगे? अपॉर्चुनिटी। जैसे आपको स्मॉल कैप फंड अभी नहीं लेंगे और कहीं अगले 6 महीना में रैली चलती रही, तो आपको वो अखरे नहीं कि मेरा छूट गया ये रिटर्न, तो वो अपॉर्चुनिटी लॉस आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरा लॉस हो गया, आप सोचेंगे चलो यार उस दुनिया में मुझे जाना ही नहीं था, मेरी दुनिया 15 में पूरी हो रही थी, 12 में पूरी हो रही थी, मैं एसेट एलोकेशन से खुश था, मुझे क्या करना था। लेकिन अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं छोड़ेंगे तो रिस्क प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा। एग्जांपल ऑफ एलआईसी टर्म पॉलिसी, मेडिकल पॉलिसी। हमारे देश में यही होता है, आदमी नहीं मरता तो कहता है अरे यार मेरा तो प्रीमियम बर्बाद हो गया, उसका हाथ पैर नहीं टूटता तो कहता है मेरा प्रीमियम बर्बाद हो गया। तो उसी तरह जब हम कस्टमर्स को कोई कंजर्वेटिव मॉडरेट फंड देते हैं तो वो हमेशा हाई रिस्क फंड को देख के कहता है अरे यार उसमें रहता तो ज्यादा आ जाता, वो नहीं सोचने का है। तो दिस इज द समिंग अप। चांस आपको लेने से मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, रिस्क लीजिए, सोचा समझा रिस्क लीजिए, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, और ट्रेंड ट्रस्ट अस फॉर बेस्ट सिलेक्शन ऑफ फंड्स। आपका कोई भी सिलेक्शन हमारे यहां से जो भी जाता है बहुत प्रॉपरली स्क्रूटनाइज होके जाता है। फिर से मैं टीम इंट्रोडक्शन आपको यहां दे दे रहा हूं ताकि आप हमेशा याद रखें, ये सारे लोग हैं जो आपसे बातें करते हैं, ये पूरी हायरार्की आपके सामने है। हम वन ऑफ द बेस्ट कंप्लायंस कंपनी है। हमारी सारी आप देखते हो कि सिलेक्शन ऑफ फंड्स पे पूरा एक एसओपी है, तो जिसको वेबसाइट पे जाके पढ़ना है वो पढ़ ले। जितना भी मैंने यहाँ लेक्चर दिया है ये सब मेरे प्रोसेसेस यहाँ लिखे हुए हैं कि हम कैसे फंड चुनते हैं, कैसे आप लोगों को रिव्यू करते हैं और कैसे आपको पोर्टफोलियो के बारे में राय देते हैं। तो दोस्तों, इसलिए इसके साथ ही मैं अपना ये सेशन यहाँ पे एंड करता हूँ।